हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले हम 10-15 दिन से जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 है, उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमने अच्छे से हर एक सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, रूल्स रेगुलेशन हो, सब पे काम कर रहे हैं, सब पे वीडियो बनाए हुए हैं और सब पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इवन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, अच्छे से डिस्कस किए हैं। आप अगर देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज फिर से पेपर 2 का जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होगा और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, हम यहाँ पर आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्टार्ट करते बिना टाइम लैप्स किए हुए। देखिए, क्वेश्चन है और उसका हम सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइम कंटेंट परसेंटेज। थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि क्वेश्चन है क्या कर सकते हैं, डेविएटेड है, सिलेबस से इतर है, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट में ये सब चीज़ आता है दोस्तों। तो एक बार थोड़ा उसको देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बट अगर हल्का देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कंसेप्ट बताएंगे। चीज़ें हो सकता है कि याद रहे, कुछ क्वेश्चन इधर उधर आ भी जाता है, आपको भी पता है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइम कंटेंट। लाइम क्या होता है दोस्तों? लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के कंटेंट को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लैम तो 100% कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। ये जो क्विक लैम होता है नहीं, 100% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा डी हो गया हमारे पास, सबसे ज़्यादा डी हो गया। उसके नीचे देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम, ये जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से ही बनता है, चूना होता है ये। तो इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। और अब क्लास F फ्लाई एस और क्लास C फ्लाई एस, इस दोनों में देखिए, F आपको लगता है उसमें कम होगा, C में ज़्यादा होगा। उससे पहले क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हमारे पास A आ जाएगा। तो A B C D हमारे पास सबसे कम इसमें F में सबसे कम होगा, फिर C में ज़्यादा होगा, फिर पोर्टलैंड सीमेंट में, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें क्विकलैम में सबसे ज़्यादा होगा। आइए इसका हम देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत सॉल्यूशन। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइम कंटेंट, जो फ्लाई एस होता है, क्लास F फ्लाई एस इज नॉन एज लो कैल्शियम फ्लाई एस। इसको हम क्या कहते हैं? लो कैल्शियम फ्लाई एस भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट इज जनरली लेस देन 10%, यूजुअली इन द रेंज ऑफ 2 to 8%। मतलब 10% से कम होता है। यूजुअली कितना होता है? तो 2 से 8% होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 2 से 8% होता है, 10% से कम होता है। और ड्राइड फ्रॉम बर्निंग एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल, कहाँ से मिलता है इसमें? तो फ्लाई एस में जो या तो एंथ्रासाइट या बिटुमिनस कोल को हम बर्न करते हैं, उससे मिलता है। मोस्ट ऑफ द पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज केम फ्रॉम सिलिकेट, नॉट फ्रॉम लाइम रिएक्टिविटी। जो पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज होता है यहाँ पर कहाँ से आता है? तो सिलिकेट से आता है, ना कि रिएक्टिविटी से। क्लास C फ्लाई एस देख लीजिए, इसमें भी कैल्शियम फ्लाई, हाई कैल्शियम फ्लाई एस है। ये हाई कैल्शियम फ्लाई एस है दोस्तों, ये लो था, ये हाई है। लाइम कंटेंट टिपिकली रेंज फ्रॉम 15 से 30%, 15 से 3% यहाँ पर लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन है। उसके बाद प्रोड्यूस बाय बर्निंग लिग्नाइट और सब बिटुमिनस कोल, ये एंथ्रासाइट और बिटुमिनस था, ये क्या हमारे पास? लिग्नाइट और सब बिटुमिनस कोल का यहाँ पर परसेंटेज है। ठीक है, इस दोनों को जलाने पर ये मिलता है। हायर सेल्फ सीमेंटिंग एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट, यहाँ पर सेल्फ सीमेंटिंग एबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट इज मच हायर देन फ्लाई एस, यूजुअली बिटवीन 60 से 70%। मतलब फ्लाई एस इसमें ज़्यादा होता है, 60 से 70% होता है। लाइम इज द मेन इंग्रेडिएंट प्रोमोटिंग हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ आफ्टर हाइड्रेशन, जो लाइम यहाँ पर मेन प्रोमोटिंग हार्डनिंग होता है, जो कि हाइड्रेशन के बाद मिलता है। द मैट्रिक्स इज ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ लाइम एंड अदर ऑक्साइड, नॉट प्योर कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, क्विक लैम इज केमिकली प्योर कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लैम तो प्योर कैल्शियम ऑक्साइड होता ही है, प्योर केमिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लाइम कंटेंट इज जनरली मोर देन 90%। ठीक है, यहाँ पर जो लाइम कंटेंट है ऑफन 90% होता है, अगर देखें तो ऑफन 95 to 99% है। यूज डायरेक्टली फॉर रैपिड केमिकल रिएक्शंस और एज एन एक्टिवेटर इन पोजोलेनिक मिक्सर में यूज होता है। हाईली कॉस्टिक एंड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, बहुत ज़्यादा कॉस्टिक होता है, पानी के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर पानी के साथ रिएक्शन कराइएगा, पानी के साथ रिएक्शन कराइएगा दोस्तों, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसको हम क्विक लैम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्लेक्ट लैम कहते हैं, इसको हम स्लेक्ट लैम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट करने का इसमें से कौन सा तरीका है? सॉलिडिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन है, इंसिनरेशन, लैंड फिलिंग विदाउट लाइनर और केमिकल न्यूट्रलाइजेशन। केमिकल न्यूट्रलाइजेशन भी है। मतलब अगर आप ऑप्शन को यहाँ पर छांटना चाहें तो A तो है दोस्तों। AD कहाँ पर है? AD यहाँ पर भी है, AD यहाँ पर भी है, ये तो होगा नहीं। A और D तो होना चाहिए। अब हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, 2 और 3। अब C और B में देखिए दोस्तों,
इंसिनरेशन भी एक तरीका होता है। इंसिनरेशन हम क्या करते हैं, पूरी तरह वेस्ट को हम कंबस्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और लैंड फिलिंग विदाउट लाइनर, अगर लैंड फिल कीजिएगा लाइनर नहीं दीजिएगा तो ये तो लीचेट हो जाएगा, इसका तो लीचेट बन जाएगा, वाटर कंटामिनेट कर देगा। तो सी ऑप्शन तो गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा ABD, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आइए थोड़ा बहुत देख लीजिए हैजार्डस वेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। दोस्तों हैजार्डस वेस्ट सिलेबस में है, पिछले साल से 12 से 13 क्वेश्चन आया था हैजार्डस वेस्ट से, देख लीजिए। हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल, हैजार्डस वेस्ट ट्रीट जो हम करते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट टू मिनिमाइज इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड, मतलब उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज कर देते हैं। द गोल इज टू, हमारा एम क्या होता है, डिटॉक्सीफाई, न्यूट्रलाइज और रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ कंटामिनेट बिफोर फाइनल डिस्पोजल। हमारा जो गोल होता है कि उसको डिटॉक्सीफाई करें, मतलब टॉक्सिसिटी जो उसको कम करें, न्यूट्रलाइज कर दे, अगर किसी प्रकार का एलिगलिनिटी हो, बेसिसिटी हो तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर दे, या मोबिलिटी को रिड्यूस कर दे। मोबिलिटी मतलब अगर वो लीचिंग हो जाएगा तो उसको हम कम कर दें, ताकि कंटामिनेट से डिस्पोजल से पहले उसको हम कंटामिनेट को कम कर दें। देखिए सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन होता है, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन। देखिए सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मिक्सिंग वेस्ट विथ बाइंडिंग एजेंट। सॉलिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट के साथ उसको मिक्स करते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, फ्लाइस हो गया, ठीक है। इसलिए सीमेंट वाला जो क्वेश्चन किया था दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हैजार्डस वेस्ट में कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। उसको जो हम बाइंडिंग एजेंट के साथ बाइंड करते हैं उसमें हम या तो सीमेंट यूज करेंगे, लाइम यूज करेंगे, या फ्लाइस यूज करेंगे टू रिड्यूस लीचिंग ऑफ द कंटामिनेट, ताकि जो कंटामिनेंट है उसका लीचिंग हमारे पास कम से कम हो। इट इज कॉमनली यूज फॉर हैवी मेटल एंड इंडस्ट्रियल स्लज, किसके लिए किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन तो हैवी मेटल एंड इंडस्ट्रियल स्लज, जो इंडस्ट्री से स्लज निकालता है उसके लिए करते हैं, या तो हैवी मेटल के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा इंसिनरेशन, ये भी ट्रू है। हाई टेम्परेचर कंबशन डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक हैजार्डस वेस्ट, जो हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन तो जानते हैं 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, इसमें जो हैजार्डस वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड रिड्यूस देयर वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली, और उसके वॉल्यूम को हम रिड्यूस करते हैं। स्पेशलाइज हैजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर आर डिजाइन, यहाँ मतलब स्पेशलाइज हैजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर को डिजाइन किया जाता है टू हैंडल टॉक्सिक सब्सटेंस, ताकि टॉक्सिक सब्सटेंस को हम हैंडल कर सके विथ पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो जो भी स्पेशलाइज हमारे पास हैजार्डस वेस्ट होता है उसको हम यहाँ पर इंसिनरेट करते हैं, ताकि उसकी टॉक्सिसिटी वगैरह को हम कम कर पाएँ। नेक्स्ट है लैंड फिलिंग विदाउट लाइनर, बिना लाइनर के तो लैंड फिलिंग कीजिएगा तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए मॉडर्न हैजार्डस वेस्ट लैंडफिल मस्ट हैव लाइनर, जो मॉडर्न हैजार्डस वेस्ट होता है उसके पास लाइनर होना चाहिए, ताकि लीचेड कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर पाए। डिस्पोजिंग हैजार्डस वेस्ट इन अनलाइन लैंडफिल कैन कंटामिनेट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, हैजार्डस वेस्ट को अगर अनलाइन लैंडफिल में अगर डाल दीजिएगा तो वो हमारे पास सॉइल और वाटर को क्या कर कंटामिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, दिस मेथड यूजेस केमिकल रिएक्शंस, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं टू कन्वर्ट हैजार्डस केमिकल इनटू लेस टॉक्सिक, जो हैजार्डस केमिकल होता है उसको लेस टॉक्सिक में उसको कन्वर्ट करते हैं, और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज विथ बेस बिफोर डिस्पोजल, अगर कोई एसिड होगा तो उसको बेस के साथ रिएक्शन कर दी ताकि वो डिस्पोज हो जाए, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाए। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते होंगे दोस्तों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत आपको बताएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अगर हम बताएं तो क्या होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट हमारा कैसा होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल कर देते हैं, तो सिंपल है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। पहला हैजार्डस वेस्ट मटेरियल सच एज लीड, मरकरी, हेक्सावेलेंट क्रोमियम इन वन फॉर्म और अदर आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सही बात है, ये सब जो है लेड हो गया, मरकरी हो गया, हेक्सावेलेंट हो गया। जैसे मरकरी का यूज मॉनिटर वगैरह जो होता है दोस्तों उसके स्क्रीन को बनाने में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के है, बिल्कुल सही बात है। लैंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द बेस्ट ऑपरेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट। कह रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का आप लैंड फिल कर दी तो बहुत गलत बात है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का लैंड फिल करने से वो हमारा तो सारा का सारा कंटामिनेशन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट बट सॉरी स्टेटमेंट 2 फॉल्स। पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, फॉल्स है। चलिए थोड़ा वो देख लेते हैं। ई वेस्ट का डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट रेफर टू ओल्ड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसको कहते हैं, क्या ही बताएं। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंटेन ए मैग्नीट्यूड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, उसके अंदर मल्टीट्यूड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, कई सारा टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। जैसे टेलीविजन के अंदर अगर देखें तो टिपिकली कंटेन लेड, मरकरी, कैडमियम, वाइल सर्किट बोर्ड ऑफन कंटेन निकल। देखिए जो टेलीविजन का मॉनिटर होता है, देखिए दोस्तों टेलीविजन का जो मॉनिटर होता है
जो टेलीविज़न का मॉनिटर होता है, टेलीविज़न एंड मॉनिटर्स टिपिकली कंटेन लेड मरकरी कैडमियम, मॉनिटर्स के अंदर लेड मरकरी कैडमियम हो सकता है, जबकि जो सर्किट बोर्ड होता है उसके अंदर ऑफेन कंटेन निकल, बेरिलियम एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम होता है। जो सर्किट बोर्ड होता है उसके अंदर निकल होता है, बेरिलियम होता है और हेक्सावेलेंट क्रोमियम हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लैंड फिलिंग इज नॉट द बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस फॉर ई वेस्ट। ई वेस्ट के लिए तो लैंड फिलिंग हम नहीं कर सकते, गलत बात है, बिकॉज ई वेस्ट कंटेन हेजार्डस, उसके अंदर हेजार्डस मेटल होता है, हैवी मेटल होता है, जो कि डिस्पोजल लैंडफिल एंड कैन लीड टू टॉक्सिन लीचिंग, और लीचिंग प्रोड्यूस करेगा और सॉइल और वाटर को कंटामिनेट कर देगा, पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को जानते हैं कि नुकसान पहुंचाएगा। ऑल्टरनेटिव क्या है, रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर कंसिडर फॉर मोर सस्टेनेबल देन लैंड फिलिंग। इसका हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं या रिसाइकलिंग कर सकते हैं जो भी वैल्यूएबल मटेरियल होता है, एज कम्पेयर टू आप लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग करने से बेहतर है इस ई वेस्ट को आप रिकवरी कर लीजिए या रिसाइकिल कर दीजिए। एक क्वेश्चन कौन सा है, ये कहाँ से आ गया, अच्छा क्वेश्चन हेर फेर हो गया दोस्तों, इसको हम आपको बता देंगे, चलिए ठीक। 14 से पहले है, थोड़ा याद रखेंगे, 14 से पहले है, क्वेश्चन हेर फेर हो गया, जरूर उसको देखेंगे। जब क्वेश्चन को सेट करते हैं ना, मतलब यहाँ लगाते हैं तो एक दो आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइट हैजार्ड असेसमेंट। साइट हैजार्ड असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, तो डाटा को प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड डाटा। देखिए, द मेन पर्पस ऑफ ए साइट हैजार्ड असेसमेंट इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट सैम्पलिंग डाटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू कंफर्म कंटामिनेशन, मतलब कितना ज़्यादा कंटामिनेशन हुआ नहीं हुआ है, तो पूरा डाटा को कलेक्ट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइट हैजार्ड असेसमेंट। मतलब हैजार्ड का जो असेसमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको साइट में हम क्या करते हैं, डाटा को कहीं कंफर्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था दोस्तों, हाँ यही है हमारे पास, ये आगे पीछे हो गया, चलिए इसको हम थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास आना चाहिए यहाँ पर, या तो इसको हम यहाँ कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ करना पड़ेगा, चलो चलिए ठीक है। अब देखिए, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का एवरेज कंपोजिशन पूछा है, तो देखिए ऑर्गेनिक ज़्यादा होता है, इनर्ट उसके बाद है फिर रिसाइक्लेबल 19% है, 40% ऑर्गेनिक, 40% इनर्ट और 19% रिसाइकल। देख लीजिए, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग असेसमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन पार्टिकुलर इन डेवलपिंग रीजन लाइक इंडिया, द वेस्ट इज टिपिकली कैटेगराइज इनटू 3 मेन स्ट्रीम में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। पहला तो ऑर्गेनिक वेस्ट लगभग 41% है, इसके अंदर लार्जेस्ट पोर्शन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ फूड स्कार्प, अधिकतर हमारा फूड का जो वेस्ट होता है वो होता है यार्ड ट्रिमिंग, यार्ड मतलब बगीचे सब वगैरह से जो पत्ती वगैरह सब निकलता है, सो एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्ट वेस्ट, दिस इंक्लूड नॉन रिएक्टिव मटेरियल, इसके अंदर नॉन रिएक्टिव मटेरियल है, जैसे कि स्टोन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डस्ट हो सकता है, डेब्रिज हो सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रीट स्वीपिंग हमको हो सकता है, इनर्ट वेस्ट हो गया ये सब। और रिसाइक्लेबल में कंप्राइज मटेरियल दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड रीयूज, ऐसा मटेरियल जो है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जैसे सर्टेन प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है और मेटल हो सकता है। चलिए, ई वेस्ट ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, साइट हैजार्ड असेसमेंट ये अभी पढ़े थे, प्रोवाइड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए रूल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ए लैंडफिल शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विद इन हाउ मेनी मीटर ऑफ ए लेक और पॉन्ड, लेक और पॉन्ड से कितने दूरी के अंदर हम नहीं बना सकते हैं लैंडफिल साइट को, तो 200 मीटर, याद रखिएगा 200 मीटर के अंदर हम लोग नहीं बना सकते हैं। एक इसके पूरा है, इसका पूरा खाका हम बता ही देते हैं आपको, जब ये बता रहे हैं तो हम पूरा बता ही देते हैं दोस्तों। हम लिखे हुए हैं लैंडफिल साइट कितना दूर पर बनाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक, हम लिख देते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट नहीं, मतलब 2-4 सेकंड आप रुकिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पूरा मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी में हम देख के आपको बता देते हैं। बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक, हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख लीजिए। लैंड फिलिंग, एक मिनट जल्दी मिल जा। यही चीज़ है, जब ढूंढते रहो तो जल्दी मिलता नहीं है। हाँ है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ लैंडफिल साइट, ये आप लिख लीजिए, आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। डिस्टेंस ऑफ लैंडफिल साइट आप लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ लैंडफिल साइट, लैंडफिल साइट का डिस्टेंस कितना दूर होना चाहिए, लैंडफिल साइट का डिस्टेंस कहाँ से कितना दूर होना चाहिए, देख लीजिए। रिवर से 100 मीटर, रिवर से लिख दीजिए, रिवर से दोस्तों, रिवर से 100 मीटर पर होना चाहिए, ये रूल्स में है, आप जानते हैं रूल्स जो गैजेट पब्लिश हुआ है उसमें है, रिवर से 100 मीटर पे होना चाहिए, ऑल राइट। उसके अलावा देखिए पॉन्ड हो गया,
पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक पार्क हो गया दोस्तों, पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, और वाटर सप्लाई वेल हो गया, 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 ठीक है। हाईवे हो गया, हाईवे हो गया दोस्तों, हाईवे हो गया, हाईवे हो गया। इस सब से कितना मीटर दूर होना, 200 मीटर पर दूर होना चाहिए, ठीक है। पॉन्ड, पब्लिक पार्क और हाईवे से कितना मीटर दूर होना चाहिए, 200 मीटर दूर होना चाहिए। पीपी या ठीक है, रिवर से 100 मीटर, लेकिन पॉन्ड से 200 मीटर। पॉन्ड, पब्लिक पार्क, ये सब कितना हो गया, ये यहाँ 200 मीटर होना चाहिए। और एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट से लिख लीजिए 20 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर, पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, और हाईवे से हो गया हमारा 200 मीटर, और रिवर से 100 मीटर हो गया। तो वही हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमसे पूछा है कहाँ से, पॉन्ड से। तो पॉन्ड से देख लीजिए, पॉन्ड से कितना है, 200 मीटर, पॉन्ड से 200 मीटर है। चलिए यहाँ भी सब लिखा हुआ है ऐसे। डिस्टेंस रिक्वायरमेंट देखिए, लैंडफिल मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 200 मीटर ऑफ लेक और पॉन्ड। अगर कोई लेक है या पॉन्ड है, उसे 200 मीटर के अंदर आप नहीं बना सकते, याद रखिएगा। लेक पॉन्ड के 200 मीटर के अंदर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। LP 200 याद रख सकते हैं, लेक पॉन्ड से 200 मीटर के अंदर नहीं बना सकते हैं, 200 मीटर के बाहर बनाइए। नेक्स्ट है टेक्निकल रीजन, द बफर जोन इज रिक्वायर्ड टू ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न रिगार्डिंग द रन ऑफ वेस्ट वाटर। बफर जोन हुआ हमारे पास होना चाहिए ताकि वेस्ट वाटर जो है वहाँ से वो लीच ना हो पाए। डेट हैज़ कम इन टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि देखिए ना, जो लैंडफिल होगा वहाँ से लीचिंग होगा, लीचिंग हुआ तो ये जाके उसको कॉन्टामिनेट कर देगा, इसलिए हमको बफर जोन बनाना पड़ेगा, विच कुड कॉन्टामिनेट द वाटर बॉडी। रिलेटेड सिटिंग स्टैंडर्ड देखें तो फॉर इनहेबिटेड एरिया, देखिए कोई इनहेबिटेड एरिया है, लार्जर जोन ऑफ 500 मीटर, अगर 500 मीटर वहाँ से दूर होना चाहिए, लैंडफिल बाउंड्री मस्ट बी डिक्लेयर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंडफिल साइट शुड बी डैश मीटर अवे फ्रॉम इनफॉर्म्ड हैबिटेटेड एरिया। अभी देखिए तो हैबिचुएटेड एरिया से कितना होना चाहिए दोस्तों, हैबिचुएटेड एरिया से 500 मीटर पर होना चाहिए, कोई हैबिचुएटेड एरिया होना चाहिए उससे 500 मीटर। ए जोन ऑफ 500 मीटर अराउंड ए लैंडफिल बाउंड्री शुड बी डिक्लेयर्ड ए नो डेवलपमेंट बफर जोन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। वही बात है, लीचिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना कंटामिनेशन निकलता है, लीचिंग निकलता है, जो कि हैबिटेड एरिया को कंटामिनेट कर देगा, बीमारी फैलाएगा, इसलिए यहाँ से 500 मीटर। रिवर से याद रखिएगा 100 मीटर पे, पॉन्ड, पब्लिक पार्क, हाईवे से 200 मीटर, और एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर, और हैबिचुएटेड एरिया से कितना हो गया दोस्तों, 500 मीटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिस्पोजल ऑप्शंस फॉर लो हैजार्डस सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिजाबिलिटी। मतलब ये डिस्पोजल का ऑप्शन है, मतलब डिस्पोज जो हमको करना पड़ेगा, तो किस ऑप्शन को हम प्रेफर करेंगे पहले और उसके बाद में। तो सबसे पहले ज़्यादा बेटर क्या होगा, इंसिनरेशन कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। सबसे बढ़िया होगी इंसिनरेशन। इंसिनरेशन पूरी तरह से वेस्ट को हम क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, पूरी तरह से वेस्ट को हम खत्म ही कर देते हैं। उससे नीचे करना है तो लैंडफिल, और सबसे नीचे इंडिस्क्रिमिनेट, मतलब ये खराब से बढ़िया की तरफ जा रहे हैं। इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग सबसे वर्स्ट है, उससे बढ़िया होगा इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, मतलब इधर उधर कहीं फेंक दिए वो तो नुकसान करेगा दोस्तों। उससे बेटर है कि लैंडफिल में आप डाल दीजिए, लैंडफिल में क्या होगा, एक ही जगह रहेगा, और सबसे बढ़िया तरीका है कि इंसिनरेशन कर दीजिए, ये तो सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक। देखिए, environmental pollution is the major problem associated with the rapid industrialization, urbanization and rise in the living standard of people with increased demand for raw material for industrial production, ठीक है। मतलब जो environmental pollution एक अपने आप में मेजर प्रॉब्लम एसोसिएट हो गया अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, अर्बनाइजेशन हो गया, क्योंकि या तो लोगों का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल का डिमांड ज़्यादा होगा, और इंडस्ट्री जो इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ड्विंडलिंग डे बाय डे, जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज डे बाय डे खत्म हो रहा है, देयरफॉर एफर्ट आर मेड टू बी फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन, इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय कन्वर्जन ऑफ दिस अनवांटेड वेस्ट इनटू यूटिलाइज, जो हमारे पास ये जो वेस्ट है ना, अगर इसको आप खत्म करते जाइएगा, मतलब जो भी सब्सटेंस है वेस्ट बनाते जाइएगा, नया चाहिएगा कि मिल जाए, तो ये जो नया नया मटेरियल निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हमारा वो खत्म हो जाएगा, रॉ मटेरियल फॉर वेरियस बेनिफिट, तो इसलिए वेस्ट को ही हम यूज़ कर लेते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी दैट द लोकल बॉडीज अलॉन्ग विद स्टेट पोल्यूशन, मतलब ये नेसेसरी हो जाता है कि जो लोकल बॉडीज़ है वो SPCB के साथ, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ वर्क आउट टू रिक्वेस्ट स्टडीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। मतलब जो हमारा लोकल म्यूनसिपल बॉडी है वो SPCB के साथ मिलके दोनों आपस में कोलैबोरेट करके वेस्ट को हम अच्छे से क्या करें, कलेक्ट करें, और फिर से उसको रीयूज़ करें, डिस्पोज करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो सबसे खराब वो तरीका होगा इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, उससे बढ़िया लैंडफिल करा लीजिए, सबसे बढ़िया इंसिनरेशन करा दीजिए। ये VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर मैच लिस्ट वन विथ करेक्ट डिस्क्रिप्शन, F है, K है, P है, U लिस्ट, इसको किसके मैच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख ही देते, लिख के बताते हैं, बढ़िया होगा। हमारे पास सबसे पहले है F है, और सब एक नया पेज ही ले लेते दोस्तों, नया पेज भी लिखना बेटर रहेगा। तेरी
उंगली पकड़ के चला। चलिए हल्का फुल्का तो लिखा जा सकता है। जो एफ लिस्ट है हमारा, रेड से नहीं लिखें, कोई और कलर लिखें, ब्लैक से लिखा जाएगा। ठीक, एफ लिस्ट ये सब हैजार्डस वेस्ट का टाइप है, उसको अलग अलग मतलब इसमें कैटेगराइज किया है। तो एफ में किसको रखते हैं दोस्तों? हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक सोर्स। इसमें है हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक सोर्स। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सोर्स वाली वेस्ट को हम एफ में रखते हैं। फिर हमारे पास के लिस्ट, के में रखते हैं दोस्तों, के में हम किसको रखते हैं? के में रखते हैं हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ठीक है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको हम हैजार्डस के लिस्ट में रखते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा पी लिस्ट है, पी लिस्ट में हम किसको रखते हैं? सी का 4 है। पी लिस्ट में हम रखते हैं डिस्कार्डेड केमिकल्स एक्सीडिंग 1 kg पर मंथ, 1 kg पर मंथ। ठीक है, डिस्कार्डेड केमिकल 1 kg पर मंथ। और इन द लास्ट हमारे पास क्या है? यू लिस्ट में किसको रखते हैं? यू लिस्ट में रखते हैं दोस्तों ये 25 kg पर मंथ। डिस्कार्डेड केमिकल एक्सीडिंग 25 kg पर मंथ। ठीक है, पर मंथ याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पास एफ लिस्ट है, इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक सोर्स से जो वेस्ट आता है उसको हम एफ लिस्ट के अंदर रखते हैं। के में हम स्पेसिफिक सोर्स से रखते हैं। पी में डिस्कार्डेड केमिकल फ्रॉम 1 kg पर मंथ। ठीक है, 1 kg पर मंथ। और ये यू में हम रखते हैं 25 kg पर मंथ। ठीक है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफ लिस्ट के अंदर किसको रखते हैं? इंक्लूड हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और नॉन स्पेसिफिक सोर्स। मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स हो जाएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक है ही नहीं। नॉन स्पेसिफिक सोर्स हो सकता है जैसे सॉल्वेंट एंड मेटल ट्रीटमेंट स्लज, जो सॉल्वेंट हो सकता है, मेटल ट्रीटमेंट स्लज हो सकता है, इसको हम इसमें रख सकते हैं। के लिस्ट के अंदर इंक्लूड हैजार्डस वेस्ट डेटा स्पेसिफिक सोर्स जैसे कि दोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर, जैसे पेस्टिसाइड का जहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा तो वो स्पेसिफिक सोर्स हो गया। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो होता है ये सब क्या है? स्पेसिफिक सोर्स हो गया। तो वहाँ से अगर निकलते उसको हम लिखेंगे के लिस्ट में। पी लिस्ट में कंसिस्ट ऑफ एक्यूटली हैजार्डस वेस्ट, इसके अंदर एक्यूटली हैजार्डस वेस्ट होता है जो कि डाटा रेगुलेटेड व्हेन मंथली प्रोडक्शन और क्यूमुलेटिव टोटल सरपास 1 किलोग्राम, जिसका 1 किलोग्राम हो। और इसके अंदर रखते हैं जिसका मंथली प्रोडक्शन कितना हो सकता है? 25 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट हैजार्डस वेस्ट के लिए? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो क्वांटिटी मायने रखता है, उसका कंसंट्रेशन मायने रखता है, कलर मायने नहीं रखता दोस्तों। हैजार्डस वेस्ट का कलर कैसे हो, से थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी कम है तो कुछ लेस टॉक्सिक हो सकता है, ज़्यादा होता है ज़्यादा टॉक्सिक होगा। कंसंट्रेशन तो मायने रखता है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी मायने रखता है। देखिए, क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन्फेक्शियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट टू हैजार्डस वेस्ट। सब हैजार्डस वेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दे डिफाइन देयर प्रॉपर्टीज एंड कैटेगरीज, उसके प्रॉपर्टीज कैटेगरीज को बताता है। दे मीन टू सॉलिड वेस्ट डेटा हैजार्डस टू द नेक्स्ट एनवायरमेंट बाय ह्यूमंस, बट कलर इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एज इट डजंट इंटरफेयर द प्रॉपर्टी। कलर का प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है स्पेंट हैंडलिंग सॉल्ट इज पोटेंशियली हैजार्डस वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो स्पेंट हैंडलिंग हार्डनिंग सॉल्ट होता है वो किस प्रोसेस में के लिए हमारे पास पोटेंशियली हैजार्डस वेस्ट है? तो हार्डनिंग ऑफ स्टील, जब स्टील को हम हार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पे स्पेंट हार्डनिंग हमारे पास मायने रखता है। देखिए, हार्डनिंग ऑफ स्टील जनरेट ए हैजार्डस वेस्ट, जब हम स्टील को हार्ड कर रहे होते हैं तो वो हमें यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट निकलता है। स्पेंट हार्डनिंग सॉल्ट, इसके अंदर साइनाइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, एंड नाइट्रेट स्लज विच इज़ वेरी मच हैजार्डस टू द इन्वायरमेंट, के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एंड ह्यूमन हेल्थ होता है। सो इट कैन बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, इसलिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। बट हार्डनिंग ऑफ रॉक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट होता है, हार्डनिंग ऑफ गोल्ड का जब हार्डनिंग करते हैं, या हार्डनिंग ऑफ कोल डज नॉट प्रोड्यूस द वेस्टेज, ये कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, लिस्टेड एबव बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसिंग। ठीक, नेक्स्ट है द सम ऑफ रिस्क ऑफ ईच इंडिविजुअल केमिकल इज, ईच इंडिविजुअल केमिकल का जो एक प्रकार से रिस्क है उसके सारे सम को हम क्या करते हैं? टोटल पाथवे। ऑब्वियसली टोटल सम अगर करिए तो टोटल ही निकालेंगे। टोटल पाथवे रिस्क इज द डिटर्मिनेशन क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ ईच एक्सपोजर पाथवे बाय एडिंग रिस्क फ्रॉम ईच इंडिविजुअल केमिकल इन दैट पाथवे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का फाइनल स्टेज क्या होता है? तो रिस्क कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है दोस्तों? रिस्क कैरेक्टराइजेशन होता है, फाइनल स्टेज होता है हमारा। देखिए, द फाइनल स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू कैलकुलेट रिस्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग क्वांटिटेटिव एस्टिमेट और कार्सिनोजेनिक एंड नॉन कार्सिनोजेनिक रिस्क टू। तो रिस्क हमारे पास कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? हमारे पास फाइनल स्टेज होता है। सॉरी,
प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है तो कैरोलिस फोर्स। ये थोड़ा देखिए, आप जानते हैं कैरोलिस फोर्स ही पानी के अंदर रखता है, अदरवाइज ये तो बाइंड फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, यहाँ पर लॉजिक नहीं है। अंडर द बेसल कन्वेंशन व्हाट इज जनरली प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट ऑफ हैजार्डस। हम जानते हैं कि जो हैजार्डस वो उसके ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट के लिए कौन आया था, बेसल मूवमेंट आया था, तो ये क्या प्रोहिबिट करता है तो इम्पोर्ट फॉर फाइनल डिस्पोजल। ठीक है, ये जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए इंपोर्ट करना ये कहीं कहीं प्रोहिबिटेड है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड। ऑब्वियसली बात, हम क्यों चाहेंगे किसी का हैजार्डस वेस्ट को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करें। फॉर फाइनल डिस्पोजल अंडर रेगुलेशन डेट अलाइन विद द बेसल कन्वेंशन इंपोर्ट इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड रीयूज। इंपोर्ट किसके लिए है, इंपोर्ट डिस्पोज करने के लिए है। इंपोर्ट है आपके पास, या तो रिसाइकलिंग करवाइए, रिकवरी करवाइए, या रीयूज के लिए है। ठीक है, इंपोर्ट इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू रिसाइकलिंग, मतलब इसी सब के लिए, या तो रिसाइकलिंग करवा सकते हैं कहीं पर भेज के, या तो रिकवरी करवा सकते हैं, रीयूज करवा सकते हैं, आप डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल डिस्पोजल के लिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट। जो लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट है उसका डिस्पोजल का फाइनल मेथड क्या होता है तो सिक्योर लैंडफिल ओपन लैंडफिल डिस्पोजल। ठीक है, कॉमन मेथड, कॉमन पूछा है तो लैंडफिल डिस्पोजल कर दीजिए। देखिए, वेल नॉट एप्लीकेबल टू ऑल रेडियोएक्टिव, सारे वेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट इज ऑफन डिस्पोज ऑफ इन स्पेशल सिक्योरली इंजीनियर्ड लैंडफिल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छे से ट्रीटमेंट करके हम उसका लैंडफिल कर सकते हैं। जो हाई लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड। जो हाई लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है उसको तो अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है इन हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट अभी हम लोग देख के आए थे, हैजार्डस वेस्ट में सॉलिडिफिकेशन या स्टेबलाइजेशन का क्या काम होता है तो उसको हम बाइंडिंग एजेंट के साथ बाइंड कर देते ताकि उसकी जो एक प्रकार से लीचिंग प्रॉपर्टी होती है कम हो जाए। तो देख लीजिए क्या होगा तो टू रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ हैजार्डस वेस्ट कॉन्टामिनेंट। जो हैजार्डस वेस्ट कॉन्टामिनेंट होता है उसकी मोबिलिटी को हम कम कर देते हैं। कैसे, तो उसको बाइंडिंग एजेंट जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, इस सब के साथ मिला के उसके हम लीचिंग प्रॉपर्टी को, मोबिलिटी प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं। देखिए, सॉलिडिफिकेशन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या करते हैं एडिंग रिएजेंट टू द वेस्ट टू सॉलिडिफाई, मतलब रिएजेंट मिलाते ताकि उसको हम सॉलिडिफाई कर पाएँ। वेल स्टेबलाइजेशन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन टू इमोबिलाइज और बाइंड। सॉलिडिफिकेशन उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन में उसको हम केमिकल रिएक्शन करवा के उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, मतलब उसकी मोबिलिटी को कम कर देते हैं। और बाइंड हैजार्डस कंपोनेंट, बोथ प्रोसेस आर डिजायर्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेट। दोनों प्रोसेस क्या इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि कॉन्टामिनेंट के रिस्क को कम किया जा सके, लीचिंग इनटू द इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट में उसका कम से कम लीचिंग हो। कुछ और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ फ्लाई एसिड प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू। जो लो कैटायन एक्सचेंज, जानते हैं कैटायन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कैटायन कहते हैं, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायन कहते हैं, और एक्सचेंज कैपेसिटी एक्सचेंज हो जाना। ठीक है, तो लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ फ्लाई एसिड प्राइमरली किस में होता है तो नॉन प्लास्टिक नेचर ऑफ प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक नेचर ऑफ प्लास्टिक के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर होता है। देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन एंड एक्सचेंज cations positively charged ions in soil or substance. Fly ash typically has low cation exchange capacity. जो fly ash होता है उसके पास cation exchange capacity कम होता है because its particle are non plastic, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होता है नॉन प्लास्टिक होता है, meaning they do not have clay like properties. clay like properties इसके अंदर नहीं होता है, that allows significant exchange. ठीक है, non-plastic particles lack the layered structure and surface charges seen in clay material which are responsible for higher CEC. Despite having some reactive oxide, the absence of plasticity limit the ability of fly ash to retain nutrient, making it CEC low. थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब ये कुछ ट्रीटमेंट का प्रोसेस है और ये हैजार्डस का वेस्ट है, मतलब किस हैजार्डस वेस्ट के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए सीधे यहीं पर देखते हैं। देखिए, आयनाइजेशन जो प्रोसेस करते हैं दोस्तों, आयनाइजेशन प्रोसेस करते हैं हम साइनाइड के लिए। जो साइनाइड होता है हमारे पास हैवी मेटल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं हम कलर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स के लिए। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। आयोनाइजेशन किसके लिए हम करते हैं, आयोनाइजेशन हम करते हैं साइनाइड के लिए। साइनाइड एक हैवी मेटल है, साइनाइड्स के लिए हम करते हैं आयोनाइजेशन करते हैं दोस्तों। और जो हमारा इवेपोरेशन हम करते हैं क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स के लिए हम करते हैं इवेपोरेशन करते हैं। और फ्लूइडाइज्ड क्या है,
फ्लूइडाइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड इंसिनरेशन, ये किसके लिए करते हैं? फ्लूइडाइज्ड बेड इंसिनरेशन ये करते हैं हम दोस्तों पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड के लिए करते हैं। और हमारे पास कार्बन एड्जॉर्प्शन, कार्बन के थ्रू किसका एड्जॉर्प्शन करते हैं? कार्बन एड्जॉर्प्शन हम करते हैं, कार्बन एड्जॉर्प्शन हम करते हैं एक्वस विथ मेटल, एक्वस विथ मेटल के लिए करते हैं, कार्बन एड्जॉर्प्शन करते हैं एक्वस विथ मेटल, याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम आयनाइजेशन करते हैं साइनाइड के लिए, इवेपोरेशन करते हैं क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक्स के लिए, और फ्लूइडाइज्ड बेड इंसिनरेशन के लिए हम पीसीबी करते हैं, और कार्बन एड्जॉर्प्शन करते हैं एक्वस विथ मेटल के लिए। ठीक, एक्वस विथ मेटल। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर फॉर कलेक्टिंग बैक द वेस्ट जनरेटेड बाय देयर प्रोडक्ट हैज़ बीन इन द, मतलब ईपीआर का प्रोविजन किस किस में है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में तो है ही, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट में है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में है, ई वेस्ट में है, बायोमेडिकल वेस्ट में है। बताइए किस किस में है? तो सब में है दोस्तों, ABCD सब में है। सॉलिड वेस्ट में है, कंस्ट्रक्शन में है, प्लास्टिक में है, ई वेस्ट में है, BMW में नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं है। ABCD करेक्ट है, देख लीजिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि ईपीआर इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। यहाँ पर जो है कि जो प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए? पैकेजिंग प्रोडक्ट, प्लास्टिक, टीन, ग्लास, ETC फॉर मैनेजमेंट अंटिल द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के एंड लाइफ के एंड तक उसको क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक के लिए भी ये 2016 का रूल है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट 25 स्पेसिफिक ईपीआर गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन द सर्कुलर इकोनॉमी एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए भी है। ठीक है, ई वेस्ट के लिए दिस रूल यूटिलाइज ए कलेक्शन मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच, कलेक्शन सेंटर, टेक बैक सिस्टम। ई वेस्ट में तो ऑब्वियसली बात आपको लेना है, लाना है, इन्वॉल्विंग प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ईपीआर फ्रेमवर्क। और जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट है, while these rules mandate all generators segregate waste and hand it over to the authorized facility to prevent littering, they do not establish a formal EPR, मतलब यहाँ पर फॉर्मल EPR नहीं है, मतलब कलेक्ट बैक सिस्टम है यहाँ पर, प्रोड्यूसर रिप्लेस इन द सेम नंबर एज अदर, मतलब जैसे ये तीनों रूल में है कलेक्ट बैक सिस्टम यहाँ भी है, बायोमेडिकल रूल में नहीं है। देखिए द रूल फोकस ऑन सेग्रीगेशन ट्रीटमेंट बाय द जनरेटर फैसिलिटी रादर देन EPR, यहाँ पे EPR का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, बाय द ओरिजिनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर EPR का कोई लेना देना नहीं है। आप याद रखिए, सॉलिड वेस्ट में है, प्लास्टिक में है, ई वेस्ट में है और CD में है। Which one of the following are 4 major waste type identified based on the physical characteristic, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम वेस्ट को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो देखिए सॉलिड वेस्ट ऑब्वियसली बात, इसको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कर सकते हैं। स्लरी एंड स्लज वेस्ट इसको भी कर सकते हैं। कंबस्टिबल वेस्ट को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम कर सकते हैं। और रिएक्टिव वेस्ट को फिजिकल, ये इसका तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दोस्तों, कोई वेस्ट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं है, वो तो उसका क्या है? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नहीं कर सकते हैं। वेस्ट वाटर को हम फिजिकली हम जान सकते हैं, उसका टर्बिडिटी क्या है, कलर कैसा है, टेम्परेचर वगैरह सब क्या है, तो ये तो हो सकता है ABCE। ठीक है, देख लीजिए। जो सॉलिड वेस्ट एनी डिस्कार्डेड मटेरियल अबंडेंट बाय डिस्पोजल, बर्निंग और रिसाइकलिंग, फिजिकल हम उसमें जान सकते हैं। स्लज एंड स्लरी वेट मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कंपोनेंट, स्लज इज थिक, स्लरी इज थिन, प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रीटमेंट प्रोसेस जो निकलता है, यहाँ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंबस्टिबल वेस्ट मटेरियल कैपेबल ऑफ बर्निंग और इंसिनरेशन एक्सक्लूडिंग एक्सप्लोसिव को छोड़ के। वेस्ट वाटर जनरेटेड आफ्टर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर हैज़ बीन यूज्ड इन द डेलिब्रेट एप्लीकेशन। नेक्स्ट है D को क्यों एक्सक्लूड कर दिए हैं? रिएक्टिव वेस्ट इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेंडेंसी टू एक्सप्लोड और क्रिएट नॉन टॉक्सिक फ्यूम रादर देन इज फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या यहाँ पर दोस्तों रिएक्टिव वेस्ट को यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं। साइट रैंकिंग बाय WRM, साइट रैंकिंग बाय WRM रिप्रेजेंट एन एस्टिमेशन ऑफ, मतलब WRM के द्वारा जो साइट रैंकिंग होता है वो क्या किस चीज़ का अनुमान लगाता है? तो ये लगाता है थ्रेड का। देखिए साइट रैंकिंग बाय वाशिंगटन रैंकिंग मेथड रिप्रेजेंट एन एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट पास्ड बाय साइट, किसी साइट के द्वारा कितना पोटेंशियल थ्रेट पोज होगा वो हमको WRM बताता है। ठीक, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए किसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। ई वेस्ट कंपोनेंट उसका क्या क्या यूज है वो देख लीजिए। मरकरी है, मरकरी हमारे पास है, मरकरी का यूज़ हम लोग करते हैं मॉनिटर में, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर जो हमारे पास मॉनिटर होता है उसमें हम मरकरी का यूज़ करते हैं, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में करते हैं। और जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो होता है एक प्रकार का कह सकते हैं कि कंपोनेंट होता है, इसका PCB का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर में, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज़ करते हैं, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ब्रोमिनेटेड क्या है? फ्लेम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट
इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, रिटार्डेंट्स का यूज़ करते हैं दोस्तों कहाँ पर, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इसका हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तब जानते हैं इंसुलेशन में यूज़ करते हैं दोस्तों, कहाँ पर, इंसुलेशन में हम यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बर्कर का यूज़ स्क्रीन में करते हैं। पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल का यूज़ हम करते हैं कैपेसिटर ट्रांसफार्मर में। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का यूज़ हम करते हैं सर्किट बोर्ड में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, और पीवीसी का तो इंसुलेशन में। तो आसान था, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट LD50 इन ए टॉक्सिसिटी टेस्ट स्टैंड फॉर, LD50 टेस्ट किया जाता है टॉक्सिसिटी में, ये किसके क्या बताता है, तो ए डोज दैट विल किल 50% ऑफ एन एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, मतलब जो भी एक्सपोज पॉपुलेशन उसके 50% अगर किल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, LD50 कहते हैं, ठीक है। ये नहीं होता है ए डोज दैट वुड नॉट इफेक्ट और हार्म 50% ऑफ एन एक्सपोज पॉपुलेशन, नहीं, हार्म करेगा 50% को, अगर हार्म किया उसको हम क्या कहते हैं, LD50 कहते हैं, ठीक। द वैल्यू ऑफ LD50 फॉर ए सब्सटेंस इज द डोज रिक्वायर्ड टू किल हाफ द पार्टिसिपेंट ऑफ ए टेस्टेड पॉपुलेशन, जो भी टेस्टेड पॉपुलेशन है उसका अगर हाफ अगर किल हो गया तो उसी के लिए हम LD50 टर्म यूज़ करते हैं। आफ्टर ए स्पेशलाइज्ड टेस्ट ड्यूरेशन एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेट ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द MOE आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन टू ह्यूमंस टू बी कंसिडर्ड एज ए लो रिस्क, ठीक है। व्हाट शुड बी द MOE आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन, तो इसका है कितना है, ओवर 10। देखिए द रिस्क ऑफ एक्सपोजर फॉर नॉन ऑन्कोजेनिक इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए मार्जिन ऑफ एक्सपोजर। MOE का मतलब होता है मार्जिन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। MOE का मतलब क्या हुआ, मार्जिन ऑफ एक्सपोजर, मार्जिन ऑफ एक्सपोजर। इफ इट इज़ ओवर 10, अगर ये 10 से ऊपर है, इफ इट इज़ ओवर 10, नो इफेक्ट लेवल इज नॉट, मतलब नो इफेक्ट लेवल इज अ लॉट हायर देन द एक्चुअल एक्सपोजर अकरिंग अमंग द मोस्ट एक्सपोज्ड इंडिविजुअल विद इन द टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर एलिमेंट्स ऑफ रिस्क कैरेक्टराइजेशन। रिस्क कैरेक्टराइजेशन में क्या नहीं आएगा, तो केमिकल एनालिसिस रिस्क कैरेक्टराइजेशन में नहीं आता है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी आएगा ही, प्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्क स्टेट आएगा ही, कम्युनिकेशन भी आएगा, केमिकल एनालिसिस नहीं आता है। देखिए एनालिसिस ऑफ केमिकल डज नॉट बिलोंग टू रिस्क कैरेक्टराइजेशन, रिस्क के कैरेक्टराइजेशन में एनालिसिस ऑफ केमिकल नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। जनरेशन ऑफ ए क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ रिस्क इज द फर्स्ट स्टेप टू बी कंसिडर्ड, मतलब जनरेशन ऑफ फॉर ए क्वांटिटेटिव एस्टिमेट के लिए जो जनरेशन होता है फर्स्ट स्टेप होता है, उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है A spring which is formed when the downward passage of groundwater in a particular deposit is hindered by an underlying, मतलब जो स्प्रिंग बनता है कब, जब कोई ग्राउंड वाटर, डाउनवर्ड पैसेज ऑफ ए ग्राउंड वाटर इन ए परमेबल डिपोजिट, जब कोई वाटर यहाँ पर हमारे पास डिपोजिट हो रहा था, ग्राउंड वाटर डिपोजिट हो रहा था और वहाँ पर कोई हिंडर्ड आ जाता है, तो वहाँ जो स्प्रिंग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम स्प्रिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटम स्प्रिंग, ठीक है। ए स्ट्रेटम स्प्रिंग इज फाउंड व्हेन द डाउनवर्ड पैसेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन ए परमेबल डिपोजिट, जो परमेबल डिपोजिट में जो ग्राउंड वाटर हो रहा था अगर हिंडर्ड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम स्प्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इफ द MDD फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन इज स्मॉलर देन द RFD देन एक्सपोजर इज कंसिडर्ड रिलेटिवली। MDD क्या है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेफ कहेंगे। देखिए परमिसिबल एक्सपोजर इज डिफाइंड इन द डोज, permissible exposure is defined in the dose response phase of the risk assessment comparison with the maximum daily dose occurring within the tested population. If MDD is less than RFD, अगर MDD RFD से कम है, it is considered safe, उसको हम क्या कहेंगे, safe कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। If MDD is less than RFD, ठीक है, if the MDD of the target population is smaller than the RFD, अगर MDD RFD से कम हो उसको हम क्या कहेंगे, safe कहेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द हायरार्ची ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का जो हायरार्ची होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन क्या होता है, तो सबसे बढ़िया कि सोर्स रिडक्शन, किसी भी चीज़ में सोर्स पे ही रिडक्शन करने का काम करना चाहिए हमको, ये तो बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया मोस्ट प्रेफर्ड है सोर्स रिडक्शन, ट्रीटमेंट लैंडफिलिंग इंसिनरेशन तो होते रहेगा, ठीक है। सोर्स रिडक्शन फॉलोड बाय रीयूज रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इसके बाद ये सब प्रोसेस होगा। हाउ इज सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म्ड इन रिस्क एस्टिमेशन। रिस्क एस्टिमेशन में सेंसिटिविटी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो क्रिटिकल एजम्पशन, मतलब उसका जो क्रिटिकल एजम्पशन होगा उसको हम लेके करते हैं। सेंसिटिविटी कैन बी एनालाइज बाय क्रिटिकल एजम्पशन, बिहेवियर ऑफ द मॉडल, एग्जांपल मॉन्टी कार्लो, क्या मॉन्टी कार्लो लिखा है समझ भी नहीं आता है, मल्टीपल मॉडल एंड एक्सेसिंग कन्वर्जेंस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए हाई यील्ड इक्वल टू द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द स्टॉर्म, तो मतलब किसका यूज़ किया था, मास कर्व का हम यूज़ करते हैं। देखिए मास कर्व यूज टू डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यील्ड इक्वल टू द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम। नेक्स्ट है
इन इंडिया विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग ऑथराइजेशन टू फैसिलिटीज दैट हैंडल जनरेट और ट्रांसपोर्ट हैजार्डस वेस्ट? कौन सा अथॉरिटी है कौन सा जो एंटिटी है मतलब है जो ऑथराइजेशन को ग्रांट करता है किसके लिए? हैंडल जनरेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए हैजार्डस वेस्ट के लिए। तो या तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए या तो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो सकता है। देखिए वेल द सीपीसीबी सेट्स नेशन वाइड गाइडलाइंस, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशन वाइड गाइडलाइंस प्रोड्यूस करता है। द एसपीसीबी एंड पीसीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका काम करने का काम किसका? तो एसपीसीबी का, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है, और या तो पीसीसी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का काम है। दीज रूल्स एंड ग्रांटिंग ऑथराइजेशन टू फैसिलिटी विद इन देयर पर्सपेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब इसका काम है कि अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको ग्रांट करना, ठीक है। और सीपीसीबी तो बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल वेस्ट, इसमें से कौन है जो यूनिवर्सल वेस्ट है? तो हाउस होल्ड बैटरी, जानते हैं हम सभी के घर में कहीं ना कहीं हाउस होल्ड बैटरी होता है, चाहे बैटरी पेंसिल वाला यूज़ करते होंगे आप, रेडियो में बैटरी यूज़ कीजिए, या आप कह सकते हैं कि घड़ी में आपका बैटरी यूज़ होता है, ठीक है। तो बैटरी तो सबके घर में मिलता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल वेस्ट कह देंगे। मोटर ऑयल किसी के घर में मिल सकता है, किसी के घर में नहीं मिलेगा। मेडिकल वेस्ट किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट तो होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल वेस्ट आर ए स्पेशल कैटेगरी हैजार्डस वेस्ट दैट आर कॉमनली जनरेटेड बाय वाइड वेराइटी ऑफ बिजनेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रोड्यूस करता हो, एंड हाउस होल्ड एंड आर सब्जेक्ट टू द लेस स्ट्रिगनेंट रेगुलेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड बैटरी, इसके अंदर बैटरी हो सकता है, फ्लोरेसेंट बल्ब हो सकता है, मरकरी कंटेनिंग इक्विपमेंट हो सकता है। अंडर इंडियन रूल्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट, हमारे रूल के अनुसार हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने का किसकी जवाबदेही है? तो वेस्ट जनरेटर का है, जो वेस्ट को जनरेट करता है उसी का दायित्व है कि उसका सेफ डिस्पोजल हो पाए, ठीक है। वेस्ट जनरेटर का, गवर्नमेंट का नहीं है। वेस्ट आप जनरेट करते हैं, आपका काम है। Similar to the RCA Resource Conservation Recovery Act, cradle to curb principle, Indian hazardous waste regulation hold the generator of the waste responsible for proper and safe disposal, मतलब वेस्ट का जो जनरेटर होगा उसी का काम है कि उसका प्रॉपर सेफ डिस्पोजल हो। नेक्स्ट है ए जनरेटर क्रिएट 50 kg हैजार्डस वेस्ट इन जनवरी एंड 120 kg इन फरवरी अंडर द आरसीआर रेगुलेशन। व्हाट इज द जनरेटर स्टेटस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी? फरवरी मंथ के लिए कितना है? तो उसको हम कहेंगे स्मॉल क्वांटिटी जनरेटर। देखिए द आरसीआर रेगुलेशन डिफाइन जनरेटर कैटेगरीज बेस्ड ऑन मंथली हैजार्डस वेस्ट कैटेगरीज, ये एक प्रकार से कैटेगरी है, ध्यान रखिए दोस्तों। स्मॉल क्वांटिटी में इसको हम रखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था, बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। हम बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत गला भी काम नहीं करते रहता है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।